गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में। रिलीजन मतलब धर्म। राजपूत जो पीरियड था, जो टाइम था, उस टाइम में जो है हिंदुज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे वो मेन रिलीजियस कल्ट्स थे। कल्ट्स मतलब जो धर्म संप्रदाय होता है वो थे। राजपूत जो थे वो हिंदुज्म के फॉलोवर्स थे, तो इसलिए ये जो रिलीजन था वो ग्रेट प्रोग्रेस कर रहा था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो हिंदुज्म के फॉलोवर्स थे राजपूत, तो इसीलिए जाहिर सी बात है तो हिंदुज्म जो धर्म होगा वो प्रोग्रेस करेगा। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो नीचे गिरते चले गए क्योंकि तुर्किश ने अटैक किया था। तो तुर्किश जो थी वो बाहरी जाति थी, बाहरी विदेशी आक्रमणकारी थे जो यहाँ पर इंडिया में आए थे और उन्होंने जो है अटैक किया था। हिंदुज्म जो था वो दो भागों में डिवाइड था, जैसे कि वैष्णविज्म और शैविज्म। वैष्णविज्म जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो वैष्णव धर्म के संप्रदाय के जो लोग होते हैं उसे वैष्णविज्म कहते हैं, और शैविज्म जो कि शिव संप्रदाय के लोग होते थे। तो ये जो दोनों सेक्ट होते थे वो लार्ज नंबर पे फॉलोवर्स होते थे, नॉर्दर्न इंडिया में माने जाते थे। बिसाइड्स द पीपल वर्शिप मदर गॉडेस दुर्गा, अ सिंबल ऑफ पावर। दूसरी तरफ लोग जो होते थे वो मदर गॉडेस दुर्गा की पूजा करते थे, दुर्गा माता की, जो कि एक सिंबल थी, एक प्रतीक थी शक्ति का। शक्ति का प्रतीक माना जाता है ना दुर्गा माँ को। Now is infobites. Krishna and Rama were the most common forms in which Lord Vishnu was worshipped. कृष्णा और रामा जो थे वो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स थे जो कि लॉर्ड विष्णु के वर्शिप के रूप में माना जाता है। जैसे कि भगवान विष्णु को जो है कृष्णा का, और भगवान विष्णु के दो रूप है ना, कृष्ण और रामा, तो इसीलिए जो है लॉर्ड विष्णु की उस समय बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी। तो साउथ में हमने देखा कि बहुत सारे जो है पॉपुलर भक्ति संत होते थे। भक्ति संत हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो भक्ति संत जो होते थे उनको अल्वाराज और न्याराज बोलते थे। भक्ति संत जो थे वो कास्ट इन इक्वलिटीज पर जो है ध्यान नहीं देते थे। ये हम लोग उस पहले 6th क्लास में भी हम लोग भक्ति संत के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कि जो है वो कास्ट वगैरह में जो विश्वास नहीं रखते थे, ये दूसरी कास्ट का, ये दूसरी कास्ट का है, तो उस पर वो डिस्गार्ड यानी ध्यान नहीं देते थे। एंड लेड एमपीज ऑन वेदास। एमपीज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। तो वेदास की और वो जोर देते थे कि वेदों को पढ़ो, वेदों की तरफ ध्यान दो। देयर टीचिंग्स बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। उनकी जो शिक्षाएं थी वो पूरी जो है देश में पॉपुलर हो गई थी। अब नेक्स्ट आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द रिचनेस ऑफ द एज इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन वर्क्स। जो रिचनेस थी इस टाइम पीरियड की वो रिफ्लेक्ट करती थी, किस में रिफ्लेक्ट करती थी? आर्ट और आर्किटेक्चर में। जैसे कि जो फोर्ट्स, टेम्पल्स और पेंटिंग्स जो है वो एम्परर बनाते थे ना, तो वो जो इतनी अच्छी बनाते थे कि जो हर किसी का ध्यान जो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। हर किसी का जो है चाहता था कि मैं जो इस तरह के टेम्पल्स वगैरह जो बिल्ड करूँ, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगाराजा टेम्पल है। ये टेम्पल्स जो इनकी कलाकृति इतनी सुंदर है कि जो है ये अपनी तरफ जो है हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं। तो जो लिंगाराजा टेम्पल है भुवनेश्वरा का, और जो सन टेम्पल है कोणार्क का, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो और जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, ये जो है मेंशनिंग करते हैं रिगार्ड में। उस टाइम में बहुत ज़्यादा इनको रिगार्डिंग दी जाती थी। इसमें से बहुत सारे जो टेम्पल्स है, जो फोर्ट्स हैं, उनकी पेंटिंग जो है बहुत अच्छी है। उनकी जो सीन्स है वो वॉल्स पे बहुत अच्छे बने हुए हैं। मूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग जो है वो उस टाइम में प्रचलन में थी। मूरल पेंटिंग्स जो इस तरह की जो पेंटिंग्स वगैरह दी गई है वो मूरल पेंटिंग्स और मिनिएचर पेंटिंग वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। इसके बाद में जो स्टाइल्स हुई थी, ये जो स्टाइल थी वो मुगल्स ने जो है पिकअप कर ली थी। उन्होंने जो एक तरफ से हम लोग बोले कॉपी कर लिया था इस स्टाइल को। और तो जैन मॉन्क्स एंड द बुद्धिस्ट जो नेपाल में जो बने हुए हैं वो भी इस तरह की जो है पेंटिंग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इज एजुकेशन, शिक्षा। अब शिक्षा जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग की जो शिक्षा में जो है ब्राह्मण्स को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि ब्राह्मण जो है वो शिक्षा प्रदान करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो इन्होंने जो 4 तरह के वर्णों में जो विभाजित कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे वो चीफ पर्सन्स थे जो कि एजुकेशन देते थे, इम्पार्टेड के लिए दी जाने वाली। दे नॉट ओनली परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। वो ना केवल जो है रिलीजियस धार्मिक जो समारोह वगैरह आयोजित करते थे, धार्मिक समारोह कैसे, जैसे यज्ञ हो गया या कुछ पूजा पाठ हो गया, ना केवल ये करते थे बल्कि लोगों को जो है शिक्षा भी प्रदान करते थे। इसलिए जो टेम्पल्स जो थे वो एक ऐसे प्लेसेस बन गए जहाँ पर लर्निंग, शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो बिलोंग करते थे वो अपर क्लास के भी होते थे जो यहाँ स्टडी करने आते थे। तो वो जो लर्न करते थे रिलीजियस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। जो मोस्ट फेमस सेंटर था लर्निंग का उस टाइम पीरियड में वो था काची काशी, नालंदा, उज्जैन, विक्रमाशिला, कश्मीर, मदुराई एंड श्रृंगेरी। भास्कराचार्य जो था उसने नोटिस किया था। भास्कराचार्य वॉज अ नोटेड
एस्ट्रोनॉमर ऑफ दिस पीरियड, भास्कराचार्य जो था वो एस्ट्रोनॉमर था इस टाइम पीरियड का. Chakra, Penning and Patanjali was other noted scholars of this period. Chakra wrote a book on medical science. Parini did great work in Sanskrit, and Patanjali was a great Brahmin whose commentary Mahabharsha is an impressive study of syntax and the evolution of words. ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, तो ये सारे के सारे जो थे वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते थे अपने टाइम में. तो फेमस लिटरेरी वर्क जो था इस पीरियड का क्षत्रिय सागर, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड बायोग्राफीज लाइक बिलानाथ, विक्रमार्कना, चरिता, बेरदाइस, पृथ्वीराज रासो एंड कलहंस राजा रत्नागिरी. ये सारे के सारे जो है वो उस टाइम में धार्मिक ग्रंथ थे, जो है एम्परर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उन लोगों ने अपनी अपनी बुक्स के अंदर लिखी थी. गीत गोविंद जो था वो उस टाइम का मोस्ट ब्यूटीफुल पोइट्री थी जो कंपोज किया गया था जयदेव के द्वारा. लव थीम ऑफ राधा एंड कृष्णा वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. यानी कि जो है गीत गोविंद जो था राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर जो है वो उस टाइम में जो ब्यूटीफुल कॉम्पेटरी पोइट्री लिखी गई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. दानदीन एंड बाण भट्टा वर अदर फेमस ऑथर. दानदीन जो थे और बाण भट्टा जो थे जिन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी थी दशकामुत्रा चरित्रा एंड हर्ष चरित्रा एंड कदम्बरी, दो उस टाइम के वो जो फेमस ऑथर थे. नेक्स्ट इज क्विज टाइम. तो आपको जो इसके अंदर अपने को लिखनी है डायनेसिटी के कौन सा जो एम्परर था वो किस डायनेसिटी से जो है रिलेटेड था. जैसे पृथ्वीराज चौहान जो था वो चौहानास डायनेसिटी से था. धर्मपाला जो थे वो पल्ला डायनेसिटी से है. नागभट्टा जो है वो गुजरा पतिहारा डायनेसिटी से है. महेंद्रपाला पाला डायनेसिटी से है. और दंती दुर्गा जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेसिटी से. ओके, नाउ इज केस स्टडीज. केस स्टडीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चोलास के बारे में. तो चोलास जो थी वो एंशिएंट फैमिली थी उरियापुर यानी कि तमिलनाडु की. ये एम्पायर जो था वो विजयाला से फाउंडेड हुआ था, लेकिन जो है इसको एक शौहरत मिली थी पटरनका से जो कि फॉलोड किया गया था राजा चोला और राजेंद्र चोला से. उन्होंने रूल किया था इस सारे पार्ट के अंदर साउदर्न इंडिया में. और उसके बाद में जो है 9th सेंचुरी तक जो है और जब 13th सेंचुरी बिगनिंग हुई थी तब तक उन्होंने जो है अपना वहाँ पर अधिकार स्थापित किया था. तो होल एरिया जो था तुंगभद्रा का वो यूनाइटेड था, मतलब एक कहते हैं ना एकदम केंद्रित होना या जो है एक साथ यूनाइटेड रहना. एंड हेल्ड एज वन स्टेट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 centuries. और इसी के साथ एक स्टेट जो था वो 2 century तक जो है शासनकाल वहाँ का बना रहा था. जो राजा फर्स्ट जो था उसके अंडर और उसका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, वो चोला डायनेसिटी जो है बिकम अ मिलिट्री. उसकी वजह से चोला डायनेसिटी जो है वो अच्छी खासी फेमस हो गई थी मिलिट्री में, इकोनॉमी में और कल्चर पावर में. इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. कहाँ पर हो गई थी? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में. इस टाइम पीरियड के दौरान 1010 टू 1200 AD तक जो चोला टेरिटोरीज थे उन्होंने क्या किया, आइलैंड ऑफ मालवादीज इन द साउथ और फार नॉर्थ एज बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश तक अपना राज्य स्थापित किया. राजा चोला जो थे उन्होंने पेनिनसुलर साउथ इंडिया में इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ व्हाट इज नाउ श्रीलंका एंड ऑक्यूपाइड द आइलैंड्स ऑफ मालवादीज. उन्होंने क्या किया, राजा ने पेनिनसुलर साउथ इंडिया जो थी उस टाइम में वहाँ के जो क्षेत्र थे वहाँ उनको हड़प लिया और उसी के साथ में जो आइलैंड था मालदीव का उसको जीता. राजेंद्र चोला जो था उसने मिलिट्री एक्सपेंडेंट भेजा नॉर्थ इंडिया में और वो डिफीटेड हो गया था पाला रूलर महिपाला से. ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फोबाइट्स में राजेंद्र चोला जो था वो डिफीटेड हुआ था पाला से वेस्ट बंगाल में और उसे कंट्रोल किया था वहाँ के जो गंगा रिवर उसके आसपास के क्षेत्रों को. इस जीत के बाद में उसने जो उसको जो टाइटल मिला था गंगा दी कोंदा चोला. ठीक है, ये जो है राजा अगर कोई फेमस होता है उससे कुछ अच्छी उपाधि होती है ना, उसको उपाधि दे दी जाती है, तो उसको भी उपाधि दे दी गई थी और उसकी जो नेम था उसकी कैपिटल का वो उसके नाम पर ही पड़ा. तंजौर जो है वो गांधा की चोलापुरम और द सिटी ऑफ द कंकर ऑफ द गंगा. चोलास जो थे उन्होंने ट्रेड किया था साउथ ईस्ट एशिया के साथ में साउदर्न चाइना में. तो जो चोला किंगडम उससे क्या हो गया, प्रॉस्पेरस और वेल्दी हो गया. चाइना के साथ में वो लोग जुड़ गए जिससे कि उनका जो है वहाँ का जितना उनका राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली हो गया. और उसके जो सक्सेसर थे राजेंद्र चोला के वो कंटिन्यू फाइट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, जो उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे या राज्य थे. तो इससे क्या होगी, उसकी है ना जो सोर्सेज वगैरह जो थे उसमें खाली या कमी हो गई और चोला एम्पायर जो है वो नीचे गिरता चला गया और 13th सेंचुरी को चोला एम्पायर का एंड हो गया. अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ का शासन कैसा था. तो जो राजा था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था और उसके साथ उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो उसको एडवाइस देते थे.
तो हमेशा जो है अपने क्या राज्य को हमेशा जो है आगे बढ़ाना चाहता था। उसकी जो एक्चुअल कंडीशन जो थी वो लोगों की, वो उसको डिस्गाइज करता रहता था। किंगडम इन डिस्गाइज टू नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल। तो जो एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था बहुत सारे प्रोविंसेस में, प्रांतों में। ये जो प्रांत वगैरह थे ये भी डिवाइडेड थे वालोंदर और नाडूज में। नाडूज जो था वो ऐसा ग्रुप था लोगों का, या हम लोग बोल सकते हैं गांव का, जहां पर जो है कई तरह की सेटलमेंट की जाती थी, जहां पर कई तरह के लोग रहते थे। नाउ इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है गांव में प्रशासन कैसे होता था, तो जो चोलास थे उन्होंने वेल डेवलप सिटी सिस्टम बनाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। द यूर एंड द सभा और महासभा वर द टू असेंबलीज, यानी कि जो इनाम दिया गया था सभा और महासभा जो थी वो टू असेंबलीज थी। इंस्क्रिप्शन शिलालेख जो थे वहां के बताते हैं कि जो यूर है वो जनरली असेंबली के लिए यूज किया जाता था, जो जहां पर सभी क्लासेस के जो पीपल होते, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, तो वो अपनी जो लैंड होती थी उसी के साथ में जो क्या करते थे, टर्न योर पेज, उसके अपने विलेजेस के साथ में उनकी अपनी लैंड भी होती थी। और इसके साथ इसके अपोजिट जो सभा जो होती थी वो एक ऐसी असेंबली होती थी जो गांव में पाई जाती थी, जहां पर ब्राह्मण जो थे वो अपनी लैंड जो है वो वहां पर ब्रह्मचर्य ग्रांट्स करते थे। तो पंतिका इंस्क्रिप्शन जो थी उसके अंदर ये पाया गया कि जो टेम्पल के अंदर उत्तरमूर्त डिस्क्राइब्स जो होता है उसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया कि वहाँ का जो कामकाज था वो सभा संभालती थी। तो ये ऑपरेट करते थे कमिटीज के द्वारा। इसमें तो है अलग अलग तरह की कमिटीज बनाई गई थी जो उसको देखती थी, लोकल जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ के टेम्पल्स, गार्डन्स, इरिगेशन, असेसमेंट का मतलब लगान, जो भी लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड अंडर एक्सेट्रा। तो जो नवाग्राम होता था वो नेम सजेस्ट करते थे, जैसे कि असेंबली फाउंड होती थी टाउन में और सिटीज में। इसके जो मेंबर्स होते थे वो मेनली ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, जो कामकाज करते थे, व्यापारी जो होते थे, मर्चेंट, और जो आर्टिशंस भी होते थे। तो नगरागम जो है प्लेड करता था एक इम्पॉर्टेंट रोल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है लगान। जैसे लगान जो है वो लैंड पर लगाई जाती थी, और टैक्सेस जो होते थे वो भी व्यापार करने के तौर पे लगाए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो चौलास ने लगाई थी। लैंड रेवेन्यू जो होता था वो फिक्स होता था, जैसे कि कोई भी माल वगैरह अगर वो प्रोड्यूस करते तो उसका 1/3 पार्ट जो होता था ना वो लगान के रूप में ले लेते थे। इट कुड बी वेड इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स और फैमिन। ये हमेशा ऐसे भी हो सकता है कि अगर फ्लड और जो फैमिन है उस टाइम में उसको अवॉइड किया जा सकता होगा। द किंग कैरिड आउट रेगुलर सर्वेज ऑफ द लैंड अंडर देयर कंट्रोल टू असेस इट्स यील्ड। जो राजा जो था वो हमेशा सर्वे करता था, उनकी जो लैंड थी वो उसके कंट्रोल में थी, उसका वो मूल्यांकन करता। जैसे जितनी फसल उगी, कितनी फसल जो है वो पैदा करवाते, यानी कि कितनी फसल जो है खेत में पैदा होती या फार्म में पैदा होती, तो उसका जो है 1/3 पार्ट जो है वो राजा लगान के रूप में लेता था। इन्फोबाइट्स। दूसरी तरफ ब्राह्मण जो थे उनको लैंड जो है ग्रांट्स दी जाती थी, ठीक है। और जो नॉन ब्राह्मण जो पीजेंट्स थे, स्कूल्स, टेम्पल्स एंड जैन इंस्टीट्यूशन में लैंड गिवन टू नॉन ब्राह्मण पीजेंट वाज नॉन एज वलंगेरी। जो लैंड जो नॉन ब्राह्मण पीपल किसानों को दी जाती थी उसको वलंगेरी कहते थे। लैंड गिवन टू स्कूल्स वर कॉल्ड सालभोगा। जो लैंड जो स्कूल्स के लिए दी जाती थी उसको बोलते थे शाहल भोगा। और लैंड जो है टेम्पल्स के लिए गिफ्टेड की जाती थी उसको बोलते थे देवाधना। और लैंड जो डोनेट की जाती थी जैन इंस्टीट्यूशन को उसको बोलते थे पली चिच्चरम देम, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक वर्क्स, जो हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।